टाइगर स्टेट भी जिसे कहा जाता है, जो वनों के आवरण में सबसे टॉप पे आता है। मैं लेटेस्ट वन रिपोर्ट के जो डाटा है वो भी आपको लिखा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सर्वाधिक वन आवरण लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल, ISFR यानी कि 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार सबसे ज्यादा वन आवरण कहां पर है? वन आवरण, वन आवरण वो भी एक तो पूछा जाता है, क्षेत्रफल वाला प्रश्न पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है वन आवरण प्रतिशत के हिसाब से, वन आवरण प्रतिशत के हिसाब से। तब आप लोगों को बताना है, यहां पर क्षेत्रफल के अंदर तो MP मध्य प्रदेश टॉप पे आता है, और प्रतिशत की जब बात करोगे तो प्रतिशत के अंदर जो टॉप आएगा वह आएगा आपका कौन सा? मिजोरम में 85% है, मिजोरम। फिर अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, और भारत का पर्यावरण पारिस्थितिकी वन्य जीव वन सब सिलेबस में है, चिंता मत करो, सीधा क्वेश्चन आएगा, यहां से सीधा प्रश्न आएगा। मिजोरम टॉप पे है, और फिर अरुणाचल है, अरुणाचल है, अरुणाचल का जो परसेंटेज है वो 79 है। और फिर आता है आपका बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे, मेघालय है 76%, गारो खासी जयंतियां बारिश होती है यहां पर इस वजह से, और ये MP इसमें टॉप पे आ जाएगा क्षेत्रफल में। फिर अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ आएगा, अरुणाचल और फिर छत्तीसगढ़। तो ये आपको याद रखना है कि एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा है वो मध्य प्रदेश में है, और क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब मध्य प्रदेश हो गया, और परसेंटेज के हिसाब से आपका मिजोरम के 85% जमीन पर क्या है? फॉरेस्ट है। तो लेटेस्ट वन रिपोर्ट के डाटा भी आप लोग थोड़ा सा याद रखें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 18वीं वन रिपोर्ट है, कौन सी है? 18वीं वन रिपोर्ट जो है आपकी 2023 की, उसके अनुसार ये डाटा बताया गया है। ठीक है, कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? 8, 27, 357, 8, 27, 357 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के टोटल लैंड का हम बात करें 25% के लगभग है। 32 लाख जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें ये 8 × 4 32 होता है, तो ये कितना हो गया? 25.17 है, परसेंटेज में 25.17%, 32 लाख वर्ग किलोमीटर का जो भारत का एरिया है। ये लेटेस्ट डाटा है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, इसको रट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो यही आना जाना है। ठीक है, रट लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है प्रति 2 साल में इसको जारी करता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वन आवरण और वृक्ष आवरण, वन आवरण 21% है और वृक्ष आवरण 3.4% है। ये वृक्ष आवरण है, और 21% के सब वनावरण है, और मिलकर के क्या हुआ? 25%। चलो आगे बढ़ो। भारत में मैंग्रोव यानी कि आपके ज्वारीय वन है वो कहां पाए जाते हैं? ये सीधा सा प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ज्वारीय वनस्पति भारत में कहां कहां पाई जाती है? तो देखो, मालाबार तट है केरल वाला, सुंदरबन का डेल्टा है वहां पर, बिल्कुल गंगा, जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो वहां पर। कच्छ वनस्पति है, दंडकारण्य जो क्षेत्र है 32, उसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सुंदरबन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है, इसमें बताइएगा। मालाबार तट, सुंदरबन, कच्छ वनस्पति और दंडकारण्य। क्वेश्चन नंबर आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, सॉरी नहीं पाई जाती होती तो दंडकारण्य को मैं पाई जाती है मुख्य रूप से। मैंग्रोव सुंदरी पेड़, सुंदरी पेड़ जो है वो आपके सुंदरबन में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल। तो यहां पर इस वजह से इसका नाम पड़ा है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। भारत के किस एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर आपका 33, मैंग्रोव वनस्पति और इसके साथ साथ सदापर्णी यानी
पूरे साल आपको हरे भरे पेड़ दिखेंगे, पर्णपाती वन। ये अंडमान निकोबार क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर। वैसे इंपोर्टेंट स्टेट विद मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो है वो पूरा कोस्ट लाइन है, आपको याद रखना है, ईस्ट से वेस्ट, लेकिन पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, कच्छ वनस्पति यहाँ भी ज्यादा है, सुंदरबन में भी ज्यादा है, और थोड़ा थोड़ा आपको अदर जगह पे भी देखने को मिलेगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर। सूची को सुमेलित करना है, कूटों को यहाँ पर दिए गए में से कौन सा कैसे सुमेलित है। जैसे अब बात करें, क्वेश्चन 34 है, उष्ण कटिबंधीय वन है वो साइलेंट वैली कर्नाटक में पाए जाते हैं, और शंकु वृक्ष है वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और कच्छ वनस्पति है वो सुंदरबन के डेल्टा यानी कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और पतझड़ वन है वो अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास है वो भारत के जननांकिकी संक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहा है। वनों का ह्रास है वो नुकसान जो है वो लोगों की बढ़ती हुई संख्या से संबंधित है, क्योंकि लोग ज्यादा होंगे तो पेड़ काटे जाएंगे घर बनाने वगैरह के लिए, क्योंकि वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वन कम होंगे। आप इसको क्योंकि से ऐड करो, कथन कारण वाले खूब प्रश्न आएंगे एलडीसी के अंदर, और ये इसको वेल एक्सप्लेन कर रहा है और इसकी व्याख्या भी है, क्योंकि नेगेटिव संबंध होता है, पॉजिटिव संबंध थोड़ी है कि लोग बढ़ेंगे तो पेड़ भी बढ़ेंगे ना, उल्टी बात है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र कितना है? 33% है वो हमारे यहाँ पर जो है कम से कम 1/3 जमीन पर क्या है वन होना चाहिए, ऐसी बात कही गई है वन नीति 1950 के दशक से ही, 1951-52 से ही। राष्ट्रीय वन नीति जो है, ये जो मैं आपको बता रहा था 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में ये बातें कही गई है। निम्न में से कौन सा वन की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है? तो वन की कैटेगरी के अंदर इंडिया के अंदर हम आप राष्ट्रीय वन को शामिल करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान एक अलग चीज है, वो जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो है सबसे बड़ा जो हैबिटेट हम कह सकते हैं कि नेचुरली नहीं बल्कि आर्टिफिशियली हम जो बनाते हैं वो राष्ट्रीय वन होता है, संरक्षित वन होता है, ग्राम वन होता है, और एक वृक्ष भूमि होता है। वृक्ष भूमि, देर आर 4 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार, रट लेना। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। 2 बार पढ़े, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है 2 बार पढ़े। वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड है वो कब स्थापित होता है? 1992 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये प्रश्न 1 महीने पहले पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वापस से पूछा जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 का है, 1992 में शुरू होता है, 91 में अनुमति मिलती है, और ये मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है कि आदमी है वो पशुओं के क्षेत्र में चला जाएगा तो हाथी उस पशु जो है उसकी तरफ दौड़ेंगे मारने के लिए, और फिर कहते हैं कि पशु हमें मारते हैं, ऐसा कोई नहीं है। करता हूं कि अब माइक की समस्या दूर करेंगे। ओके, थैंक यू। ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल यानी कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है सर, और माइंड मैप पर विद्यार्थियों को केवल पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि बहुत कम पढ़े लिखे बच्चे, मतलब कम तैयारी में भी जो बच्चे आए उनको कॉन्फिडेंट बनाया जाता है। चिड़िया से मैं बाज बनाता हूं कि अगर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ के आया वही सिलेक्ट होगा, स्मार्ट तरीके से जो खेलेगा वो सिलेक्ट होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, आप पढ़ के आए हो लेकिन आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है, पीवाईक्यू नहीं देखे, सर ने जो बताया एलिमिनेशन मेथड है वो यूज नहीं किए हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आईएएस तक के पेपर में एलिमिनेशन मेथड यूज किए जाते हैं, तो ये तो एलडीसी का पेपर है, डरे नहीं। ये केंद्र सरकार की योजना है, मनुष्य एक हाथियों के जो निवास स्थान के संरक्षण करना, मानव और हाथियों के संघर्ष को कम करना, सब चीजें शामिल है, केवल जंगली हाथी कल्याण पर नहीं है, इसमें मनुष्य भी शामिल है। तो 39 का ये हो जाएगा। 1992 का है ये प्रोजेक्ट, 1992 में शुरू होता है। आगे देखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान है, जिसे 1937 के अंदर स्थापित किया गया था, उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया, जिसे हेली नेशनल पार्क जैसे कहा जाता था पूर्व में।
भारत के नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। चलो 101% क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? आया था पिछली बार भी जो है पेपर हुए थे उनमें भी पूछा था भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न। ये देखो, ये मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा अगर यहां पर फट गई फोटो तो, वरना तुम्हारी किस्मत। भारत में अभी 107 राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल लेटेस्ट है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। बहुत मेहनत करता हूं तुम लोगों के लिए, तुम जब सो जाते हो ना तब भी मैं मेहनत करता हूं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान कुल जो है वर्तमान में 107 है। इसमें लेटेस्ट है वो सिमलीपाल ओडिशा वाला जो है यहाँ। तो प्रश्न आपसे कुछ ऐसे पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे सर? प्रश्न जो पूछने का तरीका है लेटेस्ट वो ये है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बता देता हूं, प्लीज आंखों के आगे से निकाल लेना कंटेंट को। लेटेस्ट एग्जाम जो हुए उनमें जो पूछे गए, ये पूछा गया था, जैसे मैं बात करूं, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे कर्नाटका का है, जय आपका मध्य प्रदेश कहाँ गया, ये एमपी वाले हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बांधवगढ़ कहाँ है, बांधवगढ़ है, फॉसिल है, कान्हा है, माधव है, पन्ना, पन्ना और पेच वेरी इंपॉर्टेंट, पन्ना और पेच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और ये और कुनो। भाई क्या बताऊं मैं अब इनके बारे में, है ना, पन्ना, पेच, कुनो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका का होगा तो कुद्रेमुख राजीव गांधी वाला है, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के अंदर एक पेच और है जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है, संजय गांधी नेशनल उद्यान है यहां पर। चंदोली, भाई साहब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, मुझे याद आ गया। क्या है कि अभी एक प्रश्न आया था पेपर के अंदर लास्ट ईयर ही, चंदोली नेशनल पार्क कहां पर है? वाह भाई वाह, चंदोली, चंदोली महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखना। और अगर इधर देखें तो राजस्थान वाले तो आपको पता ही है। एक जम्मू कश्मीर के याद रखना जिसमें जो है दाचिंगम है, दाचिंगम इंपोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली है और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का है, उत्तराखंड में नंदा देवी भी है, राजा जी भी है और फूलों की घाटी भी है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, डिब्रूगढ़ साइखोवा असम का है और ये जैवमंडल निश्चय क्षेत्र भी है। एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एक रीडिंग में सब अपने आप याद होता है, आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, आपने सब पढ़ रखे हैं लेकिन थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। साइलेंट वैली है वो केरल के अंदर है, याद रखना, इंपोर्टेंट। एक इधर देखें तमिलनाडु के अंदर तो मुदुमुलाई है, गल्फ ऑफ मन्नार है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी है, पापीकोंडा है। तेलंगाना के अंदर आपका हो गया महावीर, ये मतलब ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। ओडिशा में सिमलीपाल है, भीतरकणिका, ये दोनों फेमस है, सिमलीपाल और भीतरकणिका। और यहाँ पर ऑलिव रिडले कछुए आते हैं जो प्रशांत महासागर से नहीं अमेरिका तट से पानी के साथ तैरते तैरते ओडिशा बीच पे आ जाते हैं और यहाँ आकर अंडे देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं घूमने के लिए, जोड़े में आते हैं, ठीक है ना, छुट्टियां मनाने के लिए हनीमून पे। तो हनीमून कहाँ मनाते हैं? ये ओडिशा में, भीतरकणिका और सिमलीपाल। और सिमलीपाल तो 107वां है, लेटेस्ट 107 वाला सिमलीपाल। बेतला झारखंड का है और मिजोरम हो गया, त्रिपुरा के अंदर हो गया, सिरोही वगैरह, मणिपुर और कैबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, कैबुल लामजाओ, जहां डांसिंग हिरण पाए जाते हैं। हिरण डांसिंग मतलब उछलते कूदते रहते हैं, ये बड़े बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मणिपुर के अंदर है, मणिपुर के अंदर कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ। तो मैंने मेरी तरफ से जो एक बताना था बता दिया। अंडमान निकोबार का भी याद रखना जिसमें कैंपबेल है और उसके बाद आपका माउंट हैरियट, मिडल बटन हो गया और महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इंपोर्टेंट है यहाँ का, ठीक है। जो जो मुझे इंपोर्टेंट लगे वो मैंने बता दिए। अच्छा, गुजरात का भी पूछा जाता है, गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, ठीक है, लायन नॉट टाइगर, लायन, एशियाई शेर, गिर वाले। कैसा लगा?
स्क्रीनशॉट ले लो, हाई क्वालिटी के अंदर वीडियो को करके, फोन को तो हॉरिजॉन्टल मोड में करके स्क्रीनशॉट ले लो। और मध्य प्रदेश के तो रट के जाना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंदौली वाला महाराष्ट्र का, क्योंकि चंदौली वाला पूछा गया था, इसलिए अभी मुझे ये फोटो लगाना ठीक समझा मैंने। चंदौली तो पूछा गया है। आगे बढ़े, चलो भाई। तो नेशनल उद्यान का तो एक प्रश्न आएगा ही आएगा 100%। पर्यावरण पारिस्थितिकी की क्लास थी तो मैंने कहा बच्चों के लिए करवा देता हूं, है ना। कैसी लगी क्लास, मजा आ रहा है ना, खुश हो कि हाँ सर खुश हो, तो फिर वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, एक आधे घंटे में 10,000 बच्चे आके देख चुके, वेरी गुड। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यही तो विश्वास है एक तरफा, वेरी गुड। पूरे साल जम के ऐप में पढ़ो और लास्ट टाइम यूट्यूब पे रिवीजन, ये होगा बढ़िया, एकदम शानदार समागम। अब देखो थोड़ा फास्ट चलूंगा। नौकरेक, अब बायोस्फीयर रिजर्व की भाई पॉइंट नोट करें हम कि राष्ट्रीय उद्यान सर ने करवा दिए, और अब बारी है बायोस्फीयर रिजर्व की। और बायोस्फीयर रिजर्व का अप्रैल में और मई में 2 बार अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी ने प्रश्न पूछ लिया है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और मेरे बच्चों का प्रश्न सही होगा कि नौकरेक जो जीवमंडल निश्चय है, जो नौकरेक वाला है वो गारो पहाड़ियों के अंदर है, लोकटक वाला बैरल सेक्टर में है, नामदफा डाफला की पहाड़ियों में है। क्वेश्चन नंबर 41 में कौन सा सही है? तो इसमें नौकरेक वाला सही है, बाकी लोकटक वाला मणिपुर के अंदर आएगा, बैरल सेक्टर नहीं है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर आएगा, तो केवल एक ऑप्शन है, अभी मैं बताऊंगा इस बारे में। कौन सा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? दाचिंगम कहां है, पापीकोंडा कहां है, सरिस्का कहां है और बांदीपुर कहां है? सरिस्का सीधा राजस्थान से ले जाओ, सी के सामने 3 है, 2 ऑप्शन है, एक के सामने 2 हो जाएगा। पापीकोंडा हो गया तो आंध्र प्रदेश का है, दाचिंगम है तो आपका जम्मू कश्मीर का हो गया, बांदीपुर है तो कर्नाटक का हो गया। 2 1, एक के सामने 2। काजीरंगा कहां पर किसके लिए जाना जाता है? असम का है काजीरंगा, तो काजीरंगा है वो आपके गेंडे के लिए जाना जाएगा। 43 क्वेश्चन नंबर आपका 43 के अंदर देखिएगा, काजीरंगा है वो असम का है। एक सींग वाला जो गेंडा है, एक सींग वाला जो गेंडा है, राइनो वन हॉर्न, क्या कहते हैं उसको, एक सींग वाला गेंडा। और चार गिर वाला है तो एशियाई जो है शेरों के लिए जाना जाता है, गुजरात का है। सुंदरबन है वो बाघ के लिए जाना जाता है, वेस्ट बंगाल है। पेरियार है वो आपके हाथी के लिए जाना जाता है, ये ऑप्शन हो गया पेरियार, केरल के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है क्योंकि वो प्लावान है। प्लावान का मतलब मुझे हिंदी समझ में नहीं आती सर, अंग्रेजी बहुत आसानी से समझ में आती है क्योंकि इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। तो आस्क इन इंग्लिश, टास्क इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, डू एवरीथिंग इन इंग्लिश। फ्लोटिंग जो है वो कौन सा है? तैरता हुआ वनस्पति से युक्त है, अनूप है यानी स्वाम्प है होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। दैट इज कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो डांसिंग हिरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपके डांसिंग हिरण भी बहुत फेमस है, नाचते हुए हिरण, और ये आपका मणिपुर के अंदर है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भीतरकणिका, सिमलीपाल, ये सब ओडिशा के हैं। भीतरकणिका, सिमलीपाल, ये ओडिशा के हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित होता है? सर सबसे पहले घोषित होता है 1986 में, और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। कहां पर है सर? ऐसे अगर आप देखते हो तो ये तो हो गया तमिलनाडु, ये हो गया साइड में केरल, और ये हो गया कर्नाटक। तो इन राज्यों की सीमा पर यहां पर है, यहां पर तमिलनाडु आ जाएगा, यहां पर आपका केरल आ जाएगा, यहां पर आपका कर्नाटक आ जाएगा। तो इनकी सीमा पर ये रहा आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो सबसे पहला है। उसके बाद में नंदा देवी उत्तराखंड वाला है, उससे 1988 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो एक के सामने 4 है, 2 के सामने 3 है, 4 और 3 वाला यानी बी ऑप्शन सही है। सी यानी सुंदरबन है तो उसे 1989 के अंदर सुंदरबन पश्चिम बंगाल, और फिर एक कंचनजंगा को 2000 के अंदर घोषित किया गया था। खैर इसकी डेट थोड़ी कम पूछी जाती है, सीधा सा प्रश्न ये आ जाता है कि कौन कौन से हैं। तो चलिए उनकी सूची बना लेते हैं एक बार। ये लो, कोई रिस्क नहीं लूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। कुल कुल जैवमंडल क्षेत्र, कुल जैवमंडल निश्चय, या इसे बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर
रिजर्व बोलते हैं, इनकी संख्या भारत के अंदर 18 है। कितनी है? 18 है। लेकिन ये लिखा हुआ यहां पर विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र NAB जो यूनेस्को का है, और ये सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया था अप्रैल के अंदर, और लैब असिस्टेंट वाले पेपर के अंदर भी पूछा गया है। पिछले 6 महीने में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। तो जहां पर भी स्टार लगा हुआ है वो 13 प्रमुख हैं ऐसे, ठीक है। जो यूनेस्को के अंदर 13 शामिल हैं। यूनेस्को लिस्ट के अंदर कितने शामिल हैं, ये प्रश्न याद रखना। पहले 12 थे, कई सारी किताबें जो मार्केट में चल रही है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हैं, वो 13 हो गए हैं। मार्केट में खूब सारी किताबें जिनमें 12 लिखा हुआ है, अभी लेटेस्ट 13 है। और पिछले 6 महीने में ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने 2 बार प्रश्न पूछ लिया है। तुम्हारे भी पूछेंगे, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा सिलेबस में टॉपिक शामिल किया है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और आपका सिलेबस ही भारत के पर्यावरण पारिस्थितिकी में शामिल है। और उस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का एक बहुत बड़ा टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी का। जहां भी स्टार लगे हुए हैं वो यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो मतलब NAB इसमें शामिल है। यूनेस्को की जो है, क्या कहते हैं उसको, यूनेस्को वाला मैन एंड बायोस्फीयर, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये दूसरी बार पूछा है। चलो इनको देखते हैं एक बार। इनकी एक ट्रिक भी है जो यहां पर मैंने डाली है कि नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। नाना जी ने गुमसुम साड़ी दीपक और आरती को सौंप दी, ठीक है। नाना से हो गया नीलगिरी, नंदा देवी, न से नौकरेक है, गुमसुम में ग्रेट निकोबार है, म से मन्नार की खाड़ी है, सू से सुंदरबन है, म से मानस है, साड़ी से सिमलीपाल है, डी से डिब्रू सैखरोबा जो असम का हो गया, यहाँ पर डिब्रू सैखरोबा असम का हो गया। और दीपक में हो गया दिहांग दिबांग हो गया, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर क से हो गया कंचनजंगा सिक्किम का हो गया। आरती के अंदर अगस्त्य मलाई हो गया, अगस्त्य मलाई जो है वो आपका यहाँ पर तमिलनाडु केरल की सीमा पर हो गया। अचान, ये पूछा गया था अभी लैब असिस्टेंट में एक बार, अभी मई के अंदर। अचान कमार है 2005 के अंदर बनता है। अचान कमार को जो है यहाँ पर, ये भी आपका अचान कमार कहाँ गया भाई, अचन कमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का है। अचन कमार अमरकंटक, ये सीधा सिर्फ अलग से ही पूछा गया था वहां पर, ये रट लेना, अलग से आया था। फिर रण ऑफ कच्छ हो गया, ठंडा मरुस्थल जो है, ठंडा मरुस्थल शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का हो गया, लद्दाख सीमा पर ठंडा मरुस्थल। और फिर शेषाचलम है 2010 के अंदर शामिल किया गया था, शेषाचलम आंध्र प्रदेश के अंदर है। पन्ना है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। पंचमढ़ी पन्ना हो गया। ये टोटल 18 है। इनकी ट्रिक भी शानदार बनाई हुई है, मुझे इंटरनेट पर मिल गई थी और मैंने आप लोगों के लिए ले आई फिर, ठीक है। नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक सब है। नीलगिरी सबसे पहला था जिसे 1986 में घोषित किया गया था, ये फर्स्ट था, और ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट था नीलगिरी सबसे पहला, ठीक है। मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा, मन्नार की खाड़ी 10,500 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ में सबसे सर्वाधिक बड़ा, और ये तुम्हारे पीडीएफ में आ जाएगा। वीडियो कोर्स में भी कहीं पढ़ा है क्या ऐसा, ये बताओ पहले तो, है? तो ये यूट्यूब पर चीजें मिल रही है आपको पब्लिकली। लो भाई, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके ये वाला अचान कमार, ये मन्नार की खाड़ी, ये आपका नीलगिरी, ये आपका देहांग दिबांग, मानस, कंचनजंगा, नौकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 46 में है। तो नल्ला मलाई नहीं है, अगस्त्य मलाई है। अगस्त्य मलाई है, नल्ला मलाई भी साउथ में है लेकिन ये नहीं है। नीलगिरी पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी कहां पर है ये आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले तो बताना पंचमढ़ी पन्ना है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बायोस्फीयर रिजर्व का घटता हुआ क्रम बताएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। पहला मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी के बाद में सुंदरबन आ जाएगा। सॉरी, इसमें लिखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 47 जो है, मैंने दूसरे नंबर पे, हाँ पहला ही बताया था मैंने, मन्नार की खाड़ी,
फिर आएगा सुंदरबन, क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, फिर कंचनजंगा नहीं आएगा, पंचमढ़ी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है उसका ऑप्शन बी होगा। ये 9600 समथिंग इसका एरिया है, 9630 है इसका 10,500 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर बड़ा क्लोज एनकाउंटर दिया हुआ है, कंचनजंगा नहीं होगा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश वाला होगा। आप तो टॉप 2 याद रखें, ठीक है, उससे ज्यादा ना याद रखें। कौन से सर्वाधिक संभाव्य जो क्षेत्र है जो कस्तूरी मृग का आवास क्षेत्र, कस्तूरी मृग का आवास क्षेत्र कौन सा है दिए गए में से, जो यहाँ पर आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1 और 2 है, जो आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर। ए ऑप्शन जो है 48 का, ये इसका सटीक आंसर है। गिर के शेरों को रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? गिर के शेरों को रखे जाने के लिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान पार्क का चयन किया गया है? ये मध्य प्रदेश का पालनपुर कुनो नेशनल पार्क है, इसका चयन किया गया है। भारत के निम्नलिखित में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की संभावना है। हॉर्नबिल है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? वेस्टर्न घाट। और वैसे तो हॉर्नबिल आपका उत्सव